गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 8, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत थर्ड, चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। पहले बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार इन नीतियों में राजा रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े और इन नीतियों और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की भी सत्ता छीनती गई और हर प्रकार से दुखी थे। जब 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और झांसी की रानी को भी उसके दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना गया और पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को भी उनके पिता के स्थान पर पेंशन नहीं मिली और लॉर्ड डलहौजी जी ने मुग़ल बादशाह के लिए भी ऐलान किया कि इनके बाद कोई भी बादशाह नहीं बनेगा और लॉर्ड कैनिंग ने भी 1856 में कहा कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। अब किसान और सिपाही जो हैं वो भी इस प्रकार वेतन भत्तों और सेवा कारणों से बहुत परेशान थे। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए बर्मा भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो सरकार ने हुक्म दिया कि जो कंपनी में कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी में नौकरी करता है तो उसको समुद्र पार जाना पड़ेगा। ठीक है। सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगा कि भारतीय समाज को सुधारना चाहिए तो उन्होंने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के भी कानून बनाए। तो अब देखिए आगे, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ठीक है, कि अंग्रेजी भाषा को वहाँ उन्होंने बढ़ावा दिया कि अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दी थी। ईसाई मिशनरी थी जो 1830 में खुलकर काम कर रही थी। फिर 1850 में एक नया कानून बनाया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। उन्होंने दबाव भी डाला कि ईसाई धर्म को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो दूसरों के धर्म को नहीं मानते थे, अपने ही धर्म भाषा को बढ़ावा दे रहे थे और ये सारा काम ईसाई मिशनरियाँ बेखौफ होकर कार्य कर रही थी। इस कानून में प्रावधान क्या था कि इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों यानी कि अपने जो बुजुर्ग है, अपने जो दादा परदादा हैं, दादा परदादा कह सकते हैं अपन, अपने जो पूर्वज हैं, है ना, पूर्वज भी कह सकते हैं, पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब एक शर्त भी रखी गई कि कोई भी ईसाई धर्म, अगर कोई भी भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उनके पूर्वजों या दादा परदादा की जो संपत्ति है यानी कि पैतृक संपत्ति है उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब ये इस प्रकार की चीज़ें दबाव डाल रहे हैं। दबाव डालने से स्पष्ट पता चल रहा है
कि अगर आप स्वीकार करते हो तो आपके पूर्वजों की ज़मीन के आपके ऊपर अधिकार रहेगा, नहीं स्वीकार करते हो तो नहीं होगा। ये तो स्पष्ट बात थी। तो इन भारतीय लोगों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। 84 नियमों की सूची देखो। 84 नियमों की सूची में ये है कि महाराष्ट्र के विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास, क्या नाम था? माझा प्रवास। माझा प्रवास किसकी पुस्तक थी? महाराष्ट्र के विष्णु भट्ट की। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही है, मुंबई। और मुंबई जो 7 टापू से बना है ना। इसमें जो माझा प्रवास है, इसमें 84 नियमों की सूची भी दी गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ये भी बताया गया कि इसमें अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने में आमदा यानी तैयार थी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया कि शासक और प्रजा के बीच कभी कभी संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्यों की सत्ता छिन भिन्न हो जाती है, कि जनता और प्रजा के बीच में कुछ ऐसी जुर्मुट चीज़ें हो जाती हैं कि इस प्रकार उनके बीच में बहुत संघर्ष एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है। अब देखो, जो 84 नियमों की जो बात थी, इसमें क्या था कि जो कलकत्ता में जो राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में ये ऐलान कर दिया गया कि उन्होंने सिपाहियों को बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया, एक सैनिक विद्रोह नहीं रहा, ये सभी का एक विद्रोह बन गया। इस तरह की जो स्थिति थी, इसमें हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। ठीक है। तो इसमें यानी कि खुद का काम खुद को ही करना पड़ता है। ठीक है। तो राज्य की सत्ता छिन-भिन हो गई। अब बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक ही है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इसलिए इस स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होगा। ठीक है। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में स्थिति, जो उत्तरी भाग था भारत का, ये उत्तरी भाग जो था महाराष्ट्र, गुजरात से लेके इधर यूपी वगैरह तक, फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। भारत में कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फतह यानी जीत, और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत यानी क्रांति ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कब? मई 1857 में। ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसर पर हमला किया, उनके घरों में घुस गए, इमारतों में भी कई आग लगा दी गई। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भी भेजा। 19वीं सदी
19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र, 19वीं सदी में उपनिवेश यानी कि गुलामी के खिलाफ दुनिया भर में एक सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। शस्त्र सहित जो संघर्ष था वो सबसे बड़ा संघर्ष था। ठीक है ना। और इसमें कई लोगों ने भाग भी लिया। तो इसमें इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों के इस्तेमाल होने पर कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। तो फिर सैनिक विद्रोह कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म यानी कि आदेश मानने से इनकार कर देते हैं। सैनिक विद्रोह कब होता है कि जब सिपाही इकट्ठा होते हैं सभी और सैनिक अफसरों का हुक्म या आदेश मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तब सैनिक विद्रोह होता है। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही उस सिपाही का क्या नाम था? मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। और मेरठ का यूपी में। ठीक है, यूपी। मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। वो कब हुआ? 29 मार्च 1857 को। कहाँ पर फांसी दी गई? बैरकपुर में। और क्यों? क्योंकि मंगल पांडे नामक युवा ने क्या किया कि अपने ही अफसरों पर हमला करने का आरोप था, इसलिए उनको 29 मार्च, डेट याद रखना, 29 मार्च 1857 को, ठीक है, फांसी दी गई। तो इसमें इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि मई 1857 में हुई, इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाला। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष होगा। तो फिर उस बैरकपुर छावनी में, यानी कि मेरठ के बैरकपुर छावनी में एक युवा जो सिपाही थे वो बहुत बड़े जोशीले थे। तो उन्होंने उनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया कि 29 मार्च अपने ही अफसरों पर हमला कर दिया, जो अंग्रेज अफसर थे, ठीक है। और उन्होंने अपने ही सिपाहियों पर, अफसरों पर हमला कर दिया। तो फिर मंगल पांडे पर कार्रवाई की गई और 29 मार्च 1857 को उनको अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है। तो मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार देखा गया। उन्होंने ये इनकार क्यों किया? क्योंकि उन कारतूसों के ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। ठीक है। तो देखा गया कि वो किस प्रकार सैनिक विद्रोह में बदला। तो इन्होंने देखिए, अब सुधार की प्रक्रिया जो थी
उसमें अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय समाज में कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। तो उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाह फैलाते रहे और अंग्रेज़ों को लगा कि सती प्रथा, जो कि पति की डेथ के बाद स्त्री जिंदा ही उसमें जल जाती है, वो सती प्रथा होती है। विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया कि विधवा विवाह होने के बाद उसके जन्म को नर के रूप में मान लेते हैं, इसलिए उन्होंने पुनः विवाह करने का भी कानून बनाया था। तो और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी उन्होंने जमकर प्रोत्साहन दिया और इसे ही मिशन 1830 में खुलकर सामने जमीन व संपत्ति को जुटाने में छूट दी गई। तो नया कानून बना, किसी धर्म जो अपनाता है उसको अपने पूर्वजों की ज़मीन के ऊपर रहने दिया जाएगा। तो अंग्रेजों ने उनके धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो भारतीय लोगों को लगा कि ये जो लोग हैं ये अपने धर्म को, समाज को, सामाजिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ 84 नियम भी लागू थे। तो जो कि महाराष्ट्र के जो थे विष्णु भट्ट गोडसे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी माझा प्रवास, ठीक है ना। तो माझा प्रवास में 84 नियमों के भी बारे में बताया गया और इसमें सबसे बड़ी बात ये बताएगी कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इस दौर की और झलक सूबेदार सीता पांडे की संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे जो कि 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर वो भर्ती हुए थे और सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया। सैनिकों का भी विद्रोह नहीं था, ये प्रत्येक व्यक्ति का विद्रोह था। इसमें यह था कि सैनिक विद्रोह क्या था कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार करते हैं। वो हुक्म मानने से इनकार क्यों करते हैं? वही मेन कारण था कि बहुत सारे लोग मानते थे कि उन सब का शत्रु एक ही है, वो है अंग्रेज लोग, ठीक है। इसलिए वे सभी लोग कुछ करना चाहते थे और अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित कर रहे थे। उन्हें संचार, आत्मविश्वास का परिचय देना था। तो पूरे उत्तरी भारत में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि 100 साल के बाद जो भारत 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो कि भारत में कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। और एक बगावत के रूप में उसको खतरे में डाल दिया। तो मेरठ में सबसे पहले मेरठ में कुछ सिपाहियों ने बगावत की और धीरे धीरे समाज के अन्य तबकों में भी विद्रोही तेवर उठ खड़े हुए और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद में एक पहला सशस्त्र संघर्ष था। तो 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही मंगल पांडे जो मेरठ जो है यूपी में है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो वहाँ पे बैरकपुर में अपने अफसरों के ऊपर हमला करने के आरोप में उनके ऊपर आरोप लगाया और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार सिपाही भी एक फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। वो इनकार क्यों किया कि गाय और सूअर की चर्बी लगी, जिससे क्या उसको मुंह से तोड़कर उसमें कारतूस का इस्तेमाल किया जाना था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि उत्तरी भारत से लेकर मेरठ से दिल्ली तक हमने ये सशस्त्र जो संघर्ष को जो कानून था वो पढ़ा और आपको अच्छी तरह से वीडियो को सुनना है, समझना है और समझने के बाद अच्छी तरह से इन प्रश्नों को ढंग से करना है, ठीक है ना। प्रश्न समझ के करना और प्रश्न को सही करना और आप जो जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, ठीक है। और प्रश्न लिखना है, आंसर लिखना है, फिर लाइन खींचनी। काफ़ी बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि एक ही साथ प्रश्न और उत्तर कर लेते हैं, बीच में स्पेस भी नहीं रखते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखें, जब बड़े ज़्यादा स्पेलिंग्स होती है, मतलब वर्ड्स बड़ा होता है, तो एक लाइन में कम से कम 6 से 7 वर्ड हो, ठीक है ना। और छोटे हो तो 8 से 9 हो सकते हैं।
ज़्यादा नहीं। इस प्रकार तो आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, और इस प्रकार नहीं करोगे तो राइटिंग ख़राब होती रहेगी। कंजूसी नहीं करें, लिखने में कंजूसी नहीं करें, आप आराम से लिखें, ढंग से लिखें, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ें। और प्लीज़ आपके अगर स्कूल शुल्क बकाया है तो वो जमा करा देना। थैंक यू।